दोस्तों नमस्कार। भारत से लगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में सोमवार यानी 8 सितंबर 2025 को एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक तूफान उठा कि पूरा देश हिल गया। यह आंदोलन शुरू हुआ था जब नेपाल सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। इसका कारण था इनकी कंपनी का नेपाल में रजिस्ट्रेशन न होना। लेकिन युवाओं को यह बैन इस रूप में लगा कि उनकी आजादी पर हमला किया जा रहा। अब सोचिए, सोशल मीडिया जहां आज की नई पीढ़ी की आवाज है, वहां उस आवाज को दबा दिया गया। इसी से जेन जी यानी जनरेशन जेड के युवा गुस्से में सड़कों पर आ गए। इन युवाओं की उम्र ज्यादातर 28 साल से कम थी, जो स्कूल और कॉलेज के छात्र थे। हाथों में तख्तियां थी, चेहरे पर आग थी और एक ही नारा था, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दिया, प्रधानमंत्री के आवास को जलाया, राष्ट्रपति के घर तक को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर जूतों से पीटा। इसी हिंसा में एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हुई। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार को जिंदा जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने उनके काठमांडू के डल्लू इलाके में स्थित घर में आग लगा दिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना आंदोलन की एक दुखद और सनसनीखेज घटना के रूप में सामने आई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है इन सब के पीछे, इस गुस्से के पीछे? क्या केवल सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें यह सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे कारण इससे कहीं ज्यादा और गहरे हैं। आइए समझते हैं आज के वीडियो में। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुई थी। इनमें से ज्यादातर लोग 20 से 25 साल के नौजवान, जिन्हें जेन ज़ी कहा जाता है। ये नौजवान अपने स्कूल कॉलेज के ड्रेस में थे। इस प्रदर्शन को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने आयोजित किया था। प्रदर्शनकारी काठमांडू के बीच मौजूद एक प्रतीकात्मक स्मारक माइती घर मंडल से संसद की ओर मार्च कर रहे थे। यह मार्च लगभग पूरी तरह अहिंसक और शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का उपयोग करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में टकराव देखने को मिलता है। कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन पुलिस यहाँ जो करती है उसे पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायर कर देती है, सीधे असली गोलियों से कम 19 प्रदर्शनकारी वहां पर मारे जाते हैं। 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। यह कोई रबर बुलेट्स नहीं थी, बल्कि वास्तविक गोलियां थीं। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर है, इस प्रकार की तानाशाही को देखकर कोई भी चुप नहीं बैठना चाहेगा। जैसे ये खबर जनता में फैलती है और लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, प्रदर्शनकारियों की संख्या तेजी से बढ़ने लग जाती है। पूरी की पूरी सड़क लोगों से भर जाती है। सरकार नियंत्रण बनाए रखने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ जाते हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में प्रोटेस्ट होने लगते हैं। प्रोटेस्ट होने के पीछे एक कारण, जिसकी मीडिया में सबसे ज्यादा बात की गई, वो है नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया जाना। असलियत में दोस्तों, यह एक कारण जरूर है, लेकिन इससे भी बड़े कई कारण हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, सरकार की कुप्रशासन नीति, बढ़ती बेरोजगारी, सरकार में बैठे मंत्रियों का भाई भतीजावाद और सरकारी सिस्टम में जातीय वर्चस्व। पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पर। इसी साल 28 अगस्त की बात है। सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाए। लेकिन अधिकांश सोशल मीडिया कंपनियों ने ऐसा नहीं किया और इसी कारण 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देश में बैन हो गए। सिर्फ टिकटॉक को छोड़कर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनमें शामिल थे।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज को दबा सके। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो वायरल हो रहे थे जो सरकार में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जातीय वर्चस्व को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के निपो किड्स और उनके भव्य जीवन शैली को उजागर किया जा रहा था। असल में नेपाल की युवा आबादी में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को लेकर अत्यधिक गुस्सा है। 2024 में नेपाल में युवा बेरोजगारी दर 20.82% थी। सोचिए, हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार है और लोगों को नौकरी की तलाश में दूसरे देशों में प्रवास करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि हजारों लोग तो केवल पैसे के लिए रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने चले गए। फरवरी 2024 तक नेपाल के लगभग 15,000 से ज्यादा लोग रूसी सेना को ज्वाइन कर चुके थे। इनको कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। रूस में कई नेपाली भी मारे गए। मौत का खतरा होने के बावजूद ये लोग रूस जाते हैं क्योंकि नेपाल में इनके लिए नौकरी के अवसर है ही नहीं और रूस अपनी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए इन्हें लुभावने ऑफर देता है। कुछ फाइटर्स का कहना है कि वह बोनस और सैलरी मिलाकर $4,000 प्रति महीने कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा है। अब इन हालातों को देखकर अगर नेपाल के राजनेता थोड़ी संवेदनशीलता दिखाते, थोड़ी सहानुभूति दिखाते तो शायद स्थिति इतनी बिगड़ती नहीं। लेकिन हुआ इसके उल्टा। नेपाल के राजनेताओं के बेटे बेटियां अपने लग्जरियस जीवन को दिखाने लगे। नेताओं के बच्चे विदेश यात्रा, शानदार पार्टी, महंगे सामान के संग्रह को सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। लोगों ने इस विडंबना को देखकर आवाज उठाई। नेपो किड्स हैशटैग ट्रेंड करने लगा। जब बाद में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया गया तो टिकटॉक पर ऐसे वीडियोज की बाढ़ आ गई। नेपाली लोगों ने, खासकर युवाओं ने, ऐसे वीडियो बनाए जिनमें आम नेपाली की रोजमर्रा की समस्याओं की तुलना नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ स्टाइल से की गई। नेताओं के बच्चे जो डिजाइनर कपड़ों में घूमते हैं और महंगी गाड़ियां दिखाते हैं, उन्हीं नेताओं के कारण आम लोगों के बच्चे ताबूत में यानी कफन में लौटते हैं। ऐसा एक पोस्टर भी 8 सितंबर के दिन प्रदर्शन में दिखा जो रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए नेपाली युवाओं की ट्रेजेडी को दर्शाता। अब दूसरी ओर नेपाल में भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेपाल का युवा 70 पार के उन्हीं घिसे पिटे नेताओं से तंग आ चुका है जो बारी बारी से सत्ता में आते जाते रहते हैं। इसी कारण मार्च महीने में भी नेपाल में आंदोलन हुआ था जिसमें कई लोगों ने कहा था कि नेपाल का गणराज्य प्रयोग असफल है और उसे फिर से राजशाही में बदल देना चाहिए। असल में नेपाल 2008 से पहले एक राजतंत्र था, यानी सारी सत्ता जनता द्वारा चुने गए किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं बल्कि एक राजा के पास थी। इनके अंतिम राजा थे ज्ञानेंद्र। इन्हें सत्ता से हटाने के लिए 2006 का लोकतंत्र आंदोलन वर्षों तक चलता रहा। 28 मई 2008 को औपचारिक रूप से राजशाही को समाप्त कर दिया गया और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। All of us will work hard together to make the dream of new Nepal. नेपाल डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी एक खास जातीय वर्चस्व के कब्जे में आ गया। बात करें जातीय आबादी की तो नेपाल की कुल जनसंख्या में क्षेत्रीय जाति यानी राजपूत जाति के लोग लगभग 18.8% हैं और ब्राह्मण, जिन्हें बाहुन भी कहा जाता है, करीब 14.2% हैं। दोनों को मिलाकर देश की कुल आबादी में सिर्फ 33% हिस्सेदारी है। लेकिन संसद में इन दोनों क्षेत्रीय और ब्राह्मण, जिन्हें मिलाकर कृष्ण, आर्य या हिल हाई कास्ट कहा जाता है, उनका प्रतिनिधित्व 57%। स्पष्ट है कि अपर कास्ट का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, यानी समावेशिता के नाम पर आज भी सत्ता के केंद्र में वही ऊंची जातियां बैठी हैं जिनकी समाज में जनसंख्या कम है। नेपाल में लोकतंत्र होने के बावजूद ब्राह्मणों का वर्चस्व चरम पर है। केपी शर्मा ओली खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं। आंकड़े बताते हैं नेपाल में 142 जातियां हैं, लेकिन करीब 62 जातियां अभी तक संसद का दरवाजा नहीं देख पाई। इन 62 जातियों की कुल आबादी सिर्फ 5.6% है, परंतु क्या लोकतंत्र उनकी आवाज सुन रहा?
राजनीतिक दल सिर्फ उन्हीं को टिकट देते हैं जिनके पास धन, प्रभाव और उनकी जाति का प्रभुत्व है। संसद की 275 सीटों में से 40% यानी 110 सीटें प्रोपोर्शनल कोटा से चुनी जाती हैं। लेकिन इनमें भी कमजोर जातियों का प्रतिनिधित्व दिखावा पर क्षेत्रीय और ब्राह्मण नेता ही पहले प्रथम श्रेणी सांसद बनते हैं, जबकि अन्य समाज के विधायक संसाधनों और अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। वही सांसदों में करीब 50% कृष्ण आर्य होते हैं, जबकि महिला सांसदों की संख्या केवल 6। दलित, जनजाति, मुस्लिम ये सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहे हैं, असली निर्णय से दूर ही रहते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि जातीय वर्चस्व भी नेपाल के पतन का एक प्रमुख कारण है। यह आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, नेपाल के लोकतंत्र की सच्चाई है। नेपाल के युवाओं की मांग है कि ये जातीय वर्चस्व खत्म होना चाहिए, तभी नेपाल का समग्र विकास संभव है। जब तक नेपाल की सत्ता क्षेत्रीय ब्राह्मण वर्चस्व की बंदिश में रहेगी, तब तक नेपाल का हर वंचित, हर पिछड़ा, हर दलित, हर जनजाति अपनी आवाज को बुलंद करता रहेगा। यह आंदोलन हमें याद दिलाता है कि नई पीढ़ी कभी भी अपने अधिकारों के लिए चुप नहीं रहती। उनकी ऊर्जा और जुनून सामाजिक न्याय और सच्चाई के लिए भूकंप की तरह है। तो ये थी नेपाल की जेन जी आंदोलन की कहानी, जिसकी आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके परिणाम और प्रभाव आने वाले वर्षों में नेपाल के लोकतंत्र और राजनीति को गहरे रूप में प्रभावित करेंगे। इस प्रोटेस्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से मुझे भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना प्यार और समर्थन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।